गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और कल से हमारे इतिहास ऑप्शनल विषय की जो है कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों ने एडमिशन लिया उन लोगों के जो प्रोफाइल की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो जारी है। कल से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमने ये जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ये कि आप हर एक स्टूडेंट से हम पर्सनल इंटरेक्ट कर सकें। तो जो लोग एक दो दिन बाद में भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा फ़ोन आया कि सर थोड़ी सी प्रक्रिया बढ़ा दिया जाए, थोड़ा टाइम दे दिया जाए, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि परेशान ना हो। वो अगर एक हफ्ते बाद भी, 10 दिन बाद भी अगर जुड़ना चाहें तो ऐसा हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि वो शुरू से क्लास कर सकते हैं। उनके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। और मेरी नज़र में अक्टूबर की जो पहला जो सप्ताह है वहाँ से ऑप्शनल मेंस की शुरुआत कर लेना चाहिए। और 5-6 महीने के अंतर्गत ये मेंस पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जीएस का एक बड़ा सेक्शन भी पूरा करेंगे इतिहास ऑप्शनल के साथ, तो एक अच्छी पकड़ हासिल की जा सकती है। राइट। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और जो लोग भी इच्छुक हैं उस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, वो जो हमारे दिए हुए हमने वीडियो दिया है, व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, आप कॉल करके व्हाट्सएप नंबर्स दे करके आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसे हम लोग सुनेंगे और देखेंगे। राइट। तो फिलहाल इस सीरीज में शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य की। और कल हमने मौर्य साम्राज्य में आपको इतिहास के अध्ययन के, मौर्य साम्राज्य में के अध्ययन के स्रोत की बात किया था। स्पेशली पहले ही बिंदु पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे और बताया था कि काफ़ी विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये ओपन सीरीज है और यहाँ पर हमको इतिहास में किसी समय की अवधारणा से हम युक्त नहीं हैं कि हमको निश्चित समय में करना है। एक विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं जिससे कि इतिहास की समझ बढ़ सके। तो जो अध्ययन के स्रोत हैं, हमने साहित्यिक स्रोतों की बात शुरुआत किया था। और साहित्यिक स्रोतों में अगर आपको याद हो तो दो भागों में डिवाइड किया था, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक में हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा की थी और दूसरा नाम रखा था हमने मेगस्थनीज की इंडिका की। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पे हमने कल चर्चा की। आइए आज हम लोग प्राथमिक स्रोत में ही, अगर हम प्राइमरी एविडेंस की बात करें तो प्राइमरी एविडेंस में ही हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अतिरिक्त देखते हैं आज क्या, मेगस्थनीज की इंडिका। राइट। मेगस्थनीज की इंडिका। जाहिर सी बात है, जब मेंस में सवाल पूछा जाएगा तो ये जो दोनों किताबें हैं, प्राथमिक पुस्तकें हैं, वो आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। वहाँ से सवाल बनने की गुंजाइश रहेगी। याद रखिएगा, यूपीएससी और यूपी में एक डिफरेंस आपको दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है कि अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देख लें तो वो रिपीट नहीं करना चाहता है। ट्रेंड आपसे भले पता हो जाए। और यूपीपीएससी में क्या है कि कुछ चीज़ें ज़रूर रिपीटेड रहती हैं घुमा फिरा करके। राइट। तो जिन जगहों से जो चीज़ें प्रश्न नहीं पूछी हुई हैं, वहाँ से यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वो और भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल इस दृष्टि से कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पूछा जा सकता है। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका। आपको बता दूं मेगस्थनीज के बारे में, आप जानते भी होंगे, जब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे भी कि सेल्यूकस जब पराजित हुआ मेगस्थनीज से, तो उसके बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज के दरबार में एक राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भेजा किसको? मेगस्थनीज को। और यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का क्या था? एक राजदूत था, एक एम्बेसी था। और निश्चित रूप से एम्बेसडर जो है, पहला अगर आप देखें तो प्राचीन भारत में राजदूतों की अगर बात आप करेंगे तो मेगस्थनीज का नाम आएगा। राइट। यानी दरबार में रहने का मतलब ये है कि उसने दरबार की गतिविधियों को, राजनीतिक गतिविधियों को बहुत ध्यान से देखा होगा। राइट। क्लियर है।
एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो इंडिका है ये मूल रूप से प्राप्त नहीं है, ये मिलता नहीं है। तो कहाँ से मिला? बाद में कुछ नाम मिलते हैं, जैसे एरियन है, कभी यहीं से सवाल पूछा जा सकता है। एरियन, डियोडोरस, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन। यही पूछा जा सकता है कि किन किन लोगों ने उल्लेख किया। तो आप ये जानते रहिएगा कि इन लोगों के लेखकों के उद्धरणों से हमें मेगास्थनीज के बारे में पता चलता है, और इन सारे उद्धरणों को संकलित किया किसने? मैक्रेंडल ने। मैक्रेंडल ने इसको क्या किया था कि संकलित करने का कार्य किया था। कुछ के नाम बता दूं आपको, जो प्रमुख पुस्तकें हैं, सबकी नहीं तो जो फेमस है उसको तो आप जरूर जानिए। जैसे एरियन का है, एरियन ने लिखा एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, कभी सुमेलित आईएएस में करवा सकता है एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। एकदम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है इसको। डियोडोरस का भी ज्योग्राफिकल ही है, ज्योग्राफी ही है। स्ट्रेबो का द ज्योग्राफिया, ग्राफिया। प्लूटार्क का है पैरेलल लाइंस। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री। और जस्टिन का है एपिटोम। दो तीन का भी जानेंगे। डियोडोरस का भी ज्योग्राफी ही है, ज़्यादा फेमस पुस्तक नहीं है। तो इन पुस्तकों में मेगास्थनीज के उद्धरणों को दिया गया है, राइट। अब आपको बता दूं, इसमें से सबसे जो प्राचीनतम है वो है डियोडोरस का। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा प्राचीनतम है, तो डियोडोरस है वो आपका प्राचीनतम है। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि अगर कभी ये पूछ दे कि किसने मेगास्थनीज की इंडिका को भ्रामक कहा है, तो भ्रामक, झूठ, गलत, ये सारी बातें आ जाएं तो स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज की इंडिका को भ्रामक भी कहा है, राइट। तो फिलहाल ये कुछ मेगास्थनीज की इंडिका के संदर्भ में रहा, और उसी के बहाने हम लोगों ने कुछ इनको भी देखा, क्या कहते हैं कि अन्य परवर्ती यूनानी इतिहासकारों को भी देखा। जब हम इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर और सोशल की बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में, तो इनके उदाहरण आएंगे, वहीं देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या कहा, कैसे नहीं कहा। फिलहाल हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका के संदर्भ में मेगास्थनीज ने क्या कहा है उनकी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। वास्तव में अगर एक लाइन में बात किया जाए तो हम इस बात को कह सकते हैं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो मौर्य साम्राज्य के लिए दो पहलुओं से तो विशेष महत्वपूर्ण है। हम अन्य पहलुओं की भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन दो पहलुओं से तो विशेष रूप से जानी जाती है। एक तो सैन्य प्रशासन की दृष्टि से, और दूसरी नगर प्रशासन की दृष्टि से। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ी बात हम जरूर करना चाहेंगे नगर प्रशासन के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं मेगास्थनीज के इंडिका के संदर्भ में। आइए कैसे देख लिया जाए। हमारा तो आपको बताऊं, जो मेंस का दिमाग है, मेंस का जो सॉफ्टवेयर हमने सेट किया हुआ है, वो क्या सेट किया हुआ है कि आप जो भी डिवाइड करिए वो बात करिए कि आर्थिक क्षेत्र में क्या उल्लेख किया इन्होंने,
राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया, राजनीति में आप प्रशासन ले सकते हैं, और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी आसान सी लग रही हैं कि सर इस रूप में तो अगर डिवाइड कर लिया जाए तो हम आराम से लिख लेंगे, क्योंकि जब आप मेंस में लिखने जाते हैं, वो भी जीएस में मेंस में लिखने जाते हैं, तो एक ही साथ आपको फर्स्ट पेपर में बैठेंगे तो हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, सोसाइटी रहेगा, है ना। तो ये सारे पहलू में आप ये सोचिए कि एक एक टॉपिक दिमाग में रहे, वैसे नहीं आता है। आपको एक अपना सिस्टम तो डेवलप करना ही होगा, और उसमें कुछ जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को, या कुछ फैक्ट हैं जो आपको विस्मृत नहीं होते, उन फैक्ट्स को आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो फिलहाल आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इसने कृषि के उपजाऊ होने की बात की है, कृषि के उपजाऊ होने की बात की है, राइट। उत्तरापथ के व्यापार वाणिज्य की बात किया है इसने, उत्तरापथ की चर्चा किया है, हमने आपको बताया ही था, राइट। टैक्सेशन सिस्टम्स को बताता है, कर व्यवस्था को बताता है कि किस तरह से यह 1/6 था, 1/6 से 1/3 तक लिया जाता था। ये मेगास्थनीज का इकोनॉमिक क्या कहते हैं कि उल्लेख है अलग अलग जगहों पे। जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मेगास्थनीज को अगर देखना है तो इस रूप में देखने की जरूरत है। राजनीति क्षेत्र में उसने क्या कहा, राजनीति क्षेत्र में सबसे पहली बात तो उसने कहा कि केंद्रीकरण की बात कहा, उच्च स्तरीय केंद्रीयकरण था। आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य का जब आप प्रशासन सुनेंगे तो टॉप क्लास का आपको केंद्रीकरण दिखाई देगा, और समस्त अधिकार राजा के अंदर होंगे। कुछ रोचक बातें बताता है ये कि राजा की महिला अंगरक्षिकाएं होती थीं, महिला अंगरक्षिकाएं होती थीं। इसकी चर्चा करता है, और खास करके हमने आपको बताया कि यह नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की विधिवत चर्चा करता है। नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन के लिए जाना जाता है ये। तो आइए नगर प्रशासन की बात करें कि नगर प्रशासन के लिए मेगास्थनीज का क्या विवरण है। मेगास्थनीज का कहना है कि जो नगर प्रशासन था वो, नगर प्रशासन की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जानने की जरूरत है। ये बोलता है कि 5 सदस्यों की 6 समितियों के द्वारा होता था, यानी नगर एडमिनिस्ट्रेशन 30 सदस्यों के द्वारा होता था, राइट। और एक बात और भी बताएं कि जो उसका क्या कहते हैं कि मेगास्थनीज का जो विवरण है वो स्पेशली पाटलिपुत्र के संदर्भ में है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि पाटलिपुत्र के संदर्भ में ये है तो अन्य बड़े नगरों में भी फॉलोअप किया जाता रहा होगा। क्लियर है, तो ये माना गया। और जो समितियां थीं, आइए देखते हैं उन समितियों का काम। प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। पहली समिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी समिति। पहली जो समिति है वो शिल्प कला समिति होती थी, और आपको बताऊं कि इस जो शिल्प कला समिति की जो वो थे, क्या कहते हैं कि जो उत्तरदायित्व था वो ये था कि शिल्प कला का प्रमोशन किया जाए, जितने भी मार्ग हैं मार्गों की सुरक्षा किया जाए, राइट, बिल्डिंग्स बनवाई जाएं। तो ये सारी चीज़ें शिल्प कला समिति के अंतर्गत थी। दूसरी जो समिति थी वो थी विदेश समिति थी। एकदम नई बात, यहाँ जानते रहिए, पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति विदेशी मामलों को देखती थी, तो दूसरी। फिलहाल विदेश समिति का काम क्या होता था कि जो भी बाहरी व्यक्ति आए उनका सम्मान करना, विदेशी व्यक्तियों का सम्मान करना, आधारभूत अगर जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना, राइट। और मज़ेदार बात यह है कि अगर विदेशी व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है
तो उनकी परंपरा के अनुसार उनका अंतिम दाह संस्कार करना, यह भी विदेश जो है समिति का काम था। ये इसलिए महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि आज देखिए जो मनीषा कांड हुआ और माननीय उच्च न्यायालय के जो लखनऊ हाई कोर्ट है उसने इसको स्वतः संज्ञान लिया, और इसलिए संज्ञान लिया कि कम से कम मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार है ना, या जो मृत्यु के पश्चात जो भी क्रियाएं हैं, चाहे दाह संस्कार हो चाहे दफनाना हो, एक गौरवपूर्ण तरीके से एक क्या कहते हैं कि परिवार की सहमति से जो संस्कार कराने का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? सरकार का है। और ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, आर्टिकल 21 का विस्तार है, और इसीलिए इसी नाम से उस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया हाई कोर्ट में। तो ये बातें जो आज आप की जो बातें कह रहे हैं, सोचिए उस समय में भी मौर्य प्रशासन में इस तरह की बात को क्या कहते हैं कि रखा गया कि बाहरी व्यक्ति आ रहा है और अगर उसकी कहीं मौर्य साम्राज्य में मृत्यु हो जा रही है तो कम से कम उसके मृत्यु पर्यंत जो जीवन का जो संस्कार है वो उसकी परंपराओं के अनुरूप हो, उसकी गरिमा के अनुरूप हो। तो इससे एक करंट मामला था तो हमने आपको जोड़ दिया, और वैसे ही आपको अपडेट करके लिखना भी चाहिए। फिलहाल तीसरी समिति जनगणना समिति थी। आप लोग भले ही समझते हो कि मेयो ने शुरू कराई, लेकिन जितना भी इतिहास हमने पढ़ा है उसके आधार पर आपको बता दूं कि यह मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य था जहां पर जनगणना की भी व्यवस्था की गई थी, यानी जनगणना की जाती थी। लेकिन आधुनिक जनगणना से और तत्कालीन जनगणना से कुछ मतलब अंतर था, क्योंकि जो आधुनिक जनगणना है वो सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए होता है, लेकिन उस समय की जो मौर्य काल की जनगणना थी उसका उद्देश्य था कर लगाना, टैक्सेशन लगाना। आधुनिक में आप जब सेंसस में करते हैं तो निश्चित उसमें लिखा रहता है कि आप जो आंकड़ा दिए हैं वो सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए है, सरकार के लिए है, ना कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए है ना। तो ये अंतर आपको दिखाई देगा। इसके बाद उद्योग व्यापार समिति, जाहिर सी बात है उद्योगों के लिए थी। तीसरी जो थी आपकी वस्तु निरीक्षण, सप्लाई इंस्पेक्टर, आप इनको मान सकते हैं कि अगर आपने मिलाया तो बहुत कठोर दंड दिया जाता था। और एक था कर समिति, यानी टैक्स दिया जाए, राइट। पूरे अर्थशास्त्र का मूल थीम ही है टैक्स निकाला जाए, और अगर कर की चोरी होती थी तो मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। तो ये स्थिति थी नगर प्रशासन का। तो निश्चित रूप से एक यूनिक चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सैनिक जो प्रशासन था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी तरह से था, और इसके अनुसार सैन्य प्रशासन भी अगर आप बात करेंगे तो 5 सदस्य गुणे 6 समिति, सबके उत्तरदायित्व निर्धारित थे। तो निश्चित रूप से एक नई सूचना है या एक अलग तरह की सूचना है, और मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें इस समिति में क्या थी। जो पहली समिति थी वो जल संबंधी मामले देखती थी। यानी कहीं नदी नाला कुछ भी अगर पार करना है तो कैसे नौकायन की व्यवस्था होगी, कैसे सेना मार्च करेगी, वो काम जो था वो किसका था? जल समिति का था। दूसरा जो है आप ये कह सकते हैं कि यातायात समिति। दूसरी समिति यह चेक करती थी कि जब भी सेनाएं मार्च कर रही हैं तो उस समय उनके भोजन का जो प्रबंध है, जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, वो भोजन का प्रबंध भी उसमें शामिल है। वो रसद आप जिसे कह सकते हैं, जब सेनाएं चलती हैं तो लेके चलती हैं, तो इनका जो प्रबंध है वो यातायात समिति करती थी। तीसरी जो समिति थी वो थी आपकी पैदल सेना को देखती थी। और एक रोचक बात बता दें कि मौर्य साम्राज्य के समय तक अगर आप देखेंगे तो सेना में पैदल सेना का जो महत्व था वो सबसे ज़्यादा था, स्थल सेना ही ज़्यादा प्रभावी थी। चौथी समिति जो है वो देखती थी आपकी अश्वारोही सेना की।
5वीं देखती थी गज सेना की और 6वीं देखती थी रथ सेना की। राइट। तो ये कुछ मेगास्थनीज की बात थी। मेगास्थनीज ने कठोर दंड व्यवस्था की बात की है और ये भी बताया है कि किस तरह से राजद्रोह करने पर हाथियों के नीचे कुचलवा दिया जाता था, और सामान्य रूप से उसने भारतीयों के नैतिकता की बात कही है। ये हमने मोटी मोटा आपको बताया। उसी तरह से सामाजिक व्यवस्था में भी अगर आप देखेंगे तो मेगास्थनीज ने 7 वर्गों की बात कही है ना। जाहिर सी बात है वो सामाजिक व्यवस्था को समझ नहीं सका। आर्ट्स प्रणाली की बात कही है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ हमने एक रिकैप कर दिया, वो आपसे पूछा जा सकता है जो बताया। अदरवाइज जब हम लोग इकोनॉमी या एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो इन सारी बातों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। राइट। और फिलहाल अब हम चर्चा करते हैं कि जो कुछ द्वितीयक साक्ष्य हैं, जैसे आप देखेंगे कि कल्हड़ की राजतरंगिणी है ना, 12वीं शताब्दी तक ये लिखी गई है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी कुछ मौर्यों की चर्चा है। उसी तरह से विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। राइट। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा कहा गया कि पूरे भारतवर्ष का शासक था। तो ऐसी कुछ द्वितीयक रचनाएं भी हैं, द्वितीयक साक्ष्य भी हैं, जिनके बारे में आपको कम से कम कल हमने लिख तो दिया था, लेकिन आपको जानना चाहिए। एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं इसके द्वितीयक साक्ष्यों की। चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीयक साक्ष्य की चर्चा करते हैं कुछ। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक महत्वपूर्ण है। जैसे आपके विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस गुप्त युगीन रचना है, लेकिन मौर्यों के लिए भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ से जानकारी होती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। अगर बात करें कल्हड़ की राजतरंगिणी है, इसी बहाने कम से कम आप जानेंगे। पहली राजनीतिक पुस्तक अगर आप देखेंगे तो शुद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इसे मान सकते हैं, जो कि आधुनिक पद्धति पर यह लिखी गई है। कल्हड़ की राजतरंगिणी है। उसके बाद क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी गुप्तकालीन है, ये भी 6वीं-7वीं शताब्दी की है। सोमदेव का कथा सरित सागर, सोमदेव का कथा सरित सागर। आपको बता दूं, इसी बहाने आप लोग इन पुस्तकों का नाम जानिएगा। आगे आएगा, ये पुस्तकें कई बार आएंगी, तो कभी अगर मिलाने के लिए, सुमेलित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो इन 1, 2 में, 3 में आपका कहीं ना कहीं एक किताब जरूर रहेगी। और ये जो पुस्तकें हैं वो मौर्य काल की तो नहीं हैं, द्वितीयक साक्ष्य हैं, लेकिन मौर्य काल के संदर्भ में ये सबकी सूचनाएं देती हैं। राइट। और फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि अन्य कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में अगर आप बात करेंगे, दीपवंश है, महावंश है, महाबोधिवंश, महाबोधिवंश, अशोकावदान, अशोकावदान और दिव्यावदान। आपको बता दूं, इनका जो स्पेशली यूज हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि जब हम लोग मौर्यों की जाति संबंधी चीज़ों को विश्लेषण करेंगे तो इन सारी पुस्तकों से ये उल्लेख मिलता है कि मौर्य जो थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे। ये सारी पुस्तकें ये बताते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे। बाकी कुछ पर्सनल सूचनाएं हैं, जब हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका उल्लेख करेंगे। इसी प्रकार जो जैन ग्रंथ हैं, जैन में परिशिष्ट पर्वण, हेमचंद्र ने लिखा, परिशिष्ट पर्वण लिखा।
कुछ भगवती सूत्र से भी सूचना मिलती है, भगवती सूत्र से। और मज़ेदार बात है कि जैन ग्रंथ भी जो है वो क्या कहते हैं कि मौर्यों को क्षत्रिय कहते हैं, राइट। तो ये कुछ रहा प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्यों के संदर्भ में। अब हम लोग कल की क्लास में स्पेशली पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे और अशोक के अभिलेख हैं, चंद्रगुप्त के अभिलेख हैं, सिक्कों की चर्चा करेंगे। फिलहाल कल की क्लास और आज की क्लास में हमने आपको मुख्यतः दो प्राथमिक साहित्य की चर्चा किया, और वो जो प्राथमिक साहित्य थे कौन कौन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका की। बाकी द्वितीयक साक्ष्य प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मौर्य साम्राज्य के समय के पुरातात्विक साक्ष्य, और इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं।